नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा। एरीन्स ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में 23वें लेक्चर के साथ मैं आपके सामने। एरीन्स में अभी तक हमने उसके इंट्रोडक्शन, परिचय, उसके नामकरण, नोमेनक्लेचर, उसके अंदर विभिन्न प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, उसके क्रियाविधि मैकेनिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया था। डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस या दिष्टकारी प्रभाव मीन्स एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में अगर पहले से जो समूह उपस्थित होता है और उस एकल प्रतिस्थापी बेंजीन की जब भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराई जाती है तो आने वाला जो दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है वह पहले वाले समूह के सापेक्ष कौन सी स्थिति ग्रहण करेगा, ऑर्थो मेटा पैरा, यह दिष्टकारी प्रभाव कहलाता है। दिष्टकारी प्रभाव के संबंध में आधुनिक विचारधारा और पुराने जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने बहुत विस्तार से पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओरिएंटेशंस, डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिएंटेशंस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक यौगिकों में अभिविन्यास ज्ञात करना। अभिविन्यास होता क्या है? अभिविन्यास का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि नॉर्मल बेंजीन के जैसे यहाँ स्ट्रक्चर आपको बता रखा है कि इसके अंदर सभी हाइड्रोजन 6 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं नॉर्मल बेंजीन में। यहाँ पे सभी हाइड्रोजन समतुल्य हैं, अर्थात यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, किसी भी हाइड्रोजन को हटा के हम किसी भी दूसरे उसको जुड़ा जा सकता है। एकल प्रतिस्थापी बेंजीन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोई भी एक समूह किसी भी हाइड्रोजन को हटा के आ सकता है। तो एकल प्रतिस्थापी में भी विन्यास से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक प्रतिस्थापी समूह किसी भी हाइड्रोजन पे जुड़ा हो सकता है। लेकिन यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह हैं किसी बेंजीन रिंग में या एरोमेटिक यौगिक की हम बात करें तो ऐसी स्थिति में वो जो दो समूह हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष 1-2 पोजीशन में मीन्स ऑर्थो पोजीशन पर रहेंगे या 1-3 पोजीशन पर होते हैं मीन्स मेटा पोजीशन पे या 1-4 पोजीशन पे दैट इज पैरा पोजीशन। कौन सी स्थिति पे वो एक दूसरे के सापेक्ष रहते हैं? तो एक दूसरे के सापेक्ष जो दोनों प्रतिस्थापी समूह स्थिति जिस पे वो रहते हैं वह उनका अभिविन्यास कहलाता है। अभिविन्यास ज्ञात करने के लिए जो विधियां हैं उसके अंदर हम ये जैसे बात करें कि किसी बहुप्रतिस्थापी बेंजीन मतलब कम से कम 2 समूह उपस्थित हों, 2 या 2 से अधिक समूह, तो ऐसी स्थिति में वो समूह एक दूसरे के सापेक्ष परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष कौन सी स्थिति पे हैं तो वह उसका अभिविन्यास कहलाता है। और वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति का जो निर्धारण है, ये जो प्रोसेस है, यह अभिविन्यास निर्धारण या ओरिएंटेशन डिटर्मिनेशन कहलाता है। ओरिएंटेशन को या अभिविन्यास को ज्ञात करने की या निर्धारित करने की जो विधियां हैं उसमें पहली विधि है कॉर्नर की निरपेक्ष विधि, दूसरी ग्रीस विधि, तीसरा है आपेक्षिक मीन्स रिलेटिव मेथड, चौथा है रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा मीन्स केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, और पांचवी है द्विध्रुव आघूर्ण विधि या डायपोल मोमेंट मेथड। तो ये 5 विधियां हैं जिनको 1 by 1 हम पढ़ेंगे और उसके आधार पर किस प्रकार से अभिविन्यास ज्ञात किया जाता है किसी बहुप्रतिस्थापित बेंजीन व्युत्पन्न के अंदर। पहले हम पढ़ रहे हैं कॉर्नर की निरपेक्ष विधि। कॉर्नर निरपेक्ष विधि में किसी भी द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न मीन्स डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव को त्रिप्रतिस्थापी मीन्स ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव में परिवर्तित किया जाता है यदि तो जो भी त्रिप्रतिस्थापी उत्पाद बनेंगे उसके अंदर समावयवियों की संख्या मीन्स उसके जो नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, वो निर्भर करते हैं द्विप्रतिस्थापी उत्पाद के अभिविन्यास पर। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी द्विप्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्न को त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्न में परिवर्तित किया जाए तो त्रिप्रतिस्थापी बेंजीन के जो भी उत्पाद हमें प्राप्त होंगे उनके समावयवियों की संख्या वह निर्भर करती है द्विप्रतिस्थापी बेंजीन के अंदर उपस्थित समूहों के अभिविन्यास पर। तो यदि प्राप्त त्रिप्रतिस्थापी उत्पाद के समावयवियों की संख्या एक ही है, कहने का मतलब ये कि यदि किसी द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न को त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न में परिवर्तित करते हैं और यदि हमें केवल एक ही प्रकार का त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न प्राप्त होता है तो कहने उसका मतलब
कि जिससे द्विप्रतिस्थापी से हम इसको त्रिप्रतिस्थापी बना रहे हैं उसके अंदर समूह एक दूसरे के सापेक्ष पेरा स्थिति पे होते हैं या होंगे। इसी तरह यदि दो त्रिप्रतिस्थापी समावयवी प्राप्त होते हैं तो द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न में अभिविन्यास ऑर्थो होगा, और यदि तीन त्रिप्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं तो द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न का अभिविन्यास मेटा होगा। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि यदि पेरा स्थिति पे दो समूह जुड़े हुए हैं किसी द्विप्रतिस्थापी में तो वो हमें एक ही प्रकार का त्रिप्रतिस्थापी उत्पाद देगा। यदि द्विप्रतिस्थापी में दोनों समूह एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पे अगर जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें दो त्रिप्रतिस्थापी समावयवी प्राप्त होंगे, और यदि तीन त्रिप्रतिस्थापी समावयवी प्राप्त होते हैं तो हम कहेंगे कि जो द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न है उसका भी विन्यास मेटा होगा। तो अर्थात इस विधि में एक द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न को त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न में परिवर्तित किया जाता है, और त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न के जितने भी आइसोमर्स मिलते हैं किसी एक द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न के द्वारा तो उनके अंदर नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने मिल रहे हैं उनकी संख्या के आधार पर उसके अभिविन्यास का निर्धारण किया जाता है कि जिस द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न से इनको बनाया गया है उस द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न के अंदर दोनों समूह एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पे थे, मेटा स्थिति पे थे या पेरा स्थिति पे थे। इसको हम बेहतर तरीके से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं डाइब्रोमोबेंजीन के उदाहरण के द्वारा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कोई द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न है, इसका हमने नाइट्रीकरण कराया। तो नाइट्रीकरण कराने पर ये नाइट्रो समूह यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर चारों जो खाली स्थितियाँ दिख रही है चारों पर हमने यहाँ जोड़कर देख लिया कि त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न क्या क्या बन सकते हैं। अब जब त्रिप्रतिस्थापी जो व्युत्पन्न बने हैं, जो समावयवी बन सकते हैं, उनके अंदर अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ब्रोमीन के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पे और यहाँ दूसरे ब्रोमीन के सापेक्ष मेटा स्थिति पे। सेम यहाँ पे भी एक ब्रोमीन के सापेक्ष ऑर्थो दूसरे के सापेक्ष मेटा, यहाँ पे एक के सापेक्ष ऑर्थो दूसरे के सापेक्ष मेटा, एक के सापेक्ष ऑर्थो दूसरे के सापेक्ष मेटा स्थिति पर है। इसका मतलब ये जो चारों समावयवी जो हम सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे बन सकते हैं, पर वास्तव में ये चारों ही समावयवी एक ही है, एक समान है। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि यदि किसी द्विप्रतिस्थापी बेंजीन से त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाया जाता है और एक ही प्रकार का त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न प्राप्त होता है, जैसे कि हम यहाँ चार देख रहे हैं पर चारों समान हैं, इसका मतलब वास्तव में एक ही समावयवी हमको मिलता है त्रिप्रतिस्थापी का। तो इस त्रिप्रतिस्थापी के एक ही समावयवी बनाने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इस द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न के अंदर ये दोनों समूह एक दूसरे के सापेक्ष पेरा स्थिति पर होंगे। तो इस आधार पर इस समावयवी का द्विप्रतिस्थापी बेंजीन के अंदर दोनों समूह की आपेक्षिक स्थिति का निर्धारण किया जाता है। दूसरा उदाहरण ओ डाइब्रोमोबेंजीन। यदि मान लीजिए ओ डाइब्रोमोबेंजीन हम लेते हैं द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न के रूप में और इसका नाइट्रीकरण करा के त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाया जाता है, तो नाइट्रो समूह को इन दोनों ब्रोमीन के अलावा बाकी जो चारों स्थितियां यहाँ दिख रही हैं चारों पे 1 बाई 1 आप जोड़ लें, और जोड़ने के बाद में जो समावयवी बने हैं उन चारों को आपने यहाँ पे लिख लिया कि ये चार समावयवी हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब इन चारों की आपस में आप तुलना करें तो आप यहाँ देखें कि 2 ब्रोमीन और इधर ये नाइट्रो, और यहाँ पर दोनों ब्रोमीन और इधर नाइट्रो। इसका मतलब 1 to 3 और 1 to 6 ये दोनों समावयवी समान हैं। आप देखिए इसके सापेक्ष ऑर्थो है तो इसके सापेक्ष मेटा, तो यहाँ पे देखिए इसके सापेक्ष ऑर्थो इसके सापेक्ष मेटा, ये दोनों समावयवी एक ही हैं। इसका मतलब ये दोनों में से एक आप कोई भी कैंसिल कर दें, एक ही बना। इस तरह से आप इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ पे आप देखिए ब्रोमीन के सापेक्ष पेरा स्थिति पे और इस ब्रोमीन के सापेक्ष मेटा स्थिति पे, यहाँ पे आप देखिए इसके सापेक्ष पेरा स्थिति इसके सापेक्ष मेटा स्थिति। इसका मतलब ये दोनों भी समान हैं, अर्थात 1 to 3 और 1 to 6 ये दोनों समान हैं। इसी तरह से 1 to 4 और 1 to 5 भी समान हैं। तो इनके इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल 2 ही समावयवी यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो 2 समावयवी प्राप्त हो रहे हैं
तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो द्विप्रतिस्थापी बेंजीन जिनसे ये 3 प्रतिस्थापी के केवल 2 ही समावयवी प्राप्त हो सकते हैं, तो ऐसे द्विप्रतिस्थापी बेंजीन में इन दोनों समूहों का अपेक्षिक विन्यास जो है, ओरिएंटेशन है, वह ऑर्थो स्थिति पे होगा। तो अब ये क्लियर हो गया कि यदि एक ही समावयवी मिलता है तो दोनों समूह जो है एक दूसरे के सापेक्ष पैरा स्थिति पे होंगे। यदि 2 समावयवी हमें प्राप्त हो रहे हैं त्रिप्रतिस्थापी के, तो वह द्विप्रतिस्थापी बेंजीन में दोनों समूह एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पे होंगे। तीसरा इसमें केस ले लेते हैं, मेटाडाइब्रोमो बेंजीन। मान लीजिए इसका अगर हम नाइट्रीकरण कराते हैं या द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न को त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न में परिवर्तित कर रहे हैं इस प्रकार से, तो जैसा कि देख रहे हैं कि NO2 को आप बाकी चारों खाली स्थिति पे जोड़ के आप देख लें कौन कौन सी संरचनाएं बन रही हैं, और उसके बाद में आपस में इनकी तुलना करके आप ये देखें कि इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये जो संरचना है जिसके अंदर नाइट्रो समूह दोनों ब्रोमीन के बीच में आ रहा है, तो ऐसी कोई संरचना यहाँ पर नहीं मिल रही है। इसका मतलब एक आइसोमर तो इस प्रकार का बनेगा ही बनेगा। अब बात आती इसकी और इसकी तुलना करें आप दोनों की 124 और 136 की, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ब्रोमीन के सापेक्ष पैरा स्थिति और यहाँ ब्रोमीन के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं इस ब्रोमीन के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति, पैरा स्थिति और इसके सापेक्ष ऑर्थो। इसका मतलब 124 और 136 ये जो समावयवी हैं ये दोनों समान हैं। तो एक समावयवी ये हो गया, एक इन दोनों में से एक हो गया, और ये तीसरा समावयवी अलग हो गया। तो इसका मतलब इन 4 में से ये दोनों समान हो गए, एक ही बनेंगे। इसका मतलब कुल मिला के 3 त्रिप्रतिस्थापी समावयवी हमको प्राप्त होते हैं। तो यदि किसी द्विप्रतिस्थापी समावयवी से या बेंजीन से हमें त्रिप्रतिस्थापी समावयवी संख्या में 3 प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो द्विप्रतिस्थापी समावयवी या बेंजीन है उसके अंदर दोनों समूह एक दूसरे के सापेक्ष मेटा स्थिति पे होंगे। तो कुल मिला के एक द्विप्रतिस्थापी से त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाने के बाद उनके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने संख्या में मिल रहे हैं, कितने समावयवी हमको प्राप्त हो रहे हैं, उन समावयवियों की संख्या के आधार पर द्विप्रतिस्थापी बेंजीन के अंदर समूहों के अपेक्षित अभिविन्यास को या विन्यास को ज्ञात किया जाता है। यह कॉर्नर की विधि है, लेकिन इस विधि के अंदर कमियां हैं। कमियां ये हैं कि कई बार प्रतिस्थापियों के दिष्टकारी प्रभाव के कारण त्रिप्रतिस्थापी उत्पादों का बनना सुगम नहीं होता। क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले कई लेक्चर्स के अंदर कि विभिन्न समूहों का इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों के आधार पर भिन्न भिन्न दिष्टकारी प्रभाव होता है। किसी का प्रेरणिक प्रभाव होता है तो किसी का मेसोमेरिक प्रभाव होता है, -I + I हो सकता है, -M + M हो सकता है। तो उनके दिष्टकारी प्रभाव के कारण आने वाला जो तीसरा समूह है वह जिस समावयवी को हम बनाना चाह रहे हैं वहाँ जुड़ भी पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा, अर्थात त्रिप्रतिस्थापी उत्पाद का बनना कई बार संभव नहीं हो पाता है। तो जो त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न हम सोच रहे हैं कि ऐसा बनेगा या वो समावयवी बनना चाहिए, कई बार वो हमें प्राप्त नहीं होता या बहुत कम मात्रा में इतना बनता है कि उसकी पहचान लगभग असंभव हो जाती है। सभी त्रिप्रतिस्थापियों को सुगमता से पृथक करने में भी कठिनाई हो सकती है कि हमने जैसे कहा कि किसी द्विप्रतिस्थापी से हमें 3 त्रिप्रतिस्थापी समावयवी प्राप्त हुए, लेकिन उन 3 त्रिप्रतिस्थापी समावयवी में से उनका जो मिश्रण हमें मिल रहा है उनको एक दूसरे से पृथक करने में कठिनाई हो सकती है, या उनमें से कोई एक आइसोमर इतनी कम मात्रा में बना कि उसकी पहचान असंभव हो जाती है, या उन 3 में से तीनों नहीं बने, कोई 2 ही बने, तो ऐसी स्थिति में कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ऐसी कारण ये इस विधि को हम मान्य करार नहीं देंगे, और यह विधि तभी प्रयुक्त हो सकती है जब द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न में दोनों प्रतिस्थापी समूह या सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो सेम हों, समान हों। यदि दोनों प्रतिस्थापी भिन्न भिन्न होंगे तो बनने वाले त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्नों का उत्पाद भी परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे अभी हमने डिस्कशन किया कि यदि कोई द्विप्रतिस्थापी केवल एक ही प्रकार का त्रिप्रतिस्थापी समावयवी दे रहा है तो वो पैरा समावयवी होगा, या उसके अंदर दोनों समूह एक दूसरे के साथ पैरा स्थिति पे जुड़े हुए हो सकते हैं।
यदि संख्या में 2 दे रहे हैं तो वो एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पे हो गया। यदि संख्या में 3 त्रिप्रतिस्थापी समावयवी प्राप्त होते हैं तो वो मेटा स्थिति पे होगा। लेकिन यदि दोनों समूह अलग अलग होंगे तो ये जो 3 त्रिप्रतिस्थापी समूह बन रहे हैं या 2 त्रिप्रतिस्थापी या एक बन रहा है तो उनका जो अनुपात है, उनकी संख्या है, वह भी परिवर्तित हो जाता है। तो समूह भिन्न भिन्न होने पर ये जो हम सोच के चल रहे हैं कि इतने त्रिप्रतिस्थापी समावयवी बनेंगे, तो यह नहीं बनेगा। तो ऐसे तो इसका मतलब ये जो विधि है, यह विधि तभी प्रयुक्त हो सकती है जब द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न में दोनों सब्स्टिट्यूएंट या दोनों प्रतिस्थापी समान हों। तो उस विधि को हटाने के बाद इग्नोर कर दिया गया, क्यों? क्योंकि कमियां थी, हटा दिया गया। तब उसके बाद दूसरी विधि है ग्रीस विधि। ग्रीस विधि जो है कॉर्नर विधि की ठीक विलोम है। विलोम का मतलब जहां कॉर्नर की विधि में एक द्विप्रतिस्थापी को त्रिप्रतिस्थापी व्युत्पन्न में परिवर्तित किया गया, वहीं इस ग्रीस विधि के अंदर त्रिप्रतिस्थापी समावयवियों को द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न में परिवर्तित किया जाता है। मीन्स ट्राई सब्स्टिट्यूटेड से डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। और यदि 3 प्रतिस्थापी यौगिकों में एक द्विप्रतिस्थापी उत्पन्न बनता है, ठीक आप देखें पिछली जो हमने अभी कॉर्नर की विधि पढ़ी है उसके ठीक विपरीत चल रहा है। वहां हमने पढ़ा था एक मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड से हमने ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनाया था, और वो डाई सब्स्टिट्यूटेड से यदि संख्या में 3 त्रिप्रतिस्थापी मिल रहे हैं तो हम कहते थे कि वह डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में दोनों समूह एक दूसरे के सापेक्ष मेटा है। तो यहाँ बिल्कुल ठीक वैसा उल्टा, कि मतलब यदि 3 त्रिप्रतिस्थापी समावयवी एक ही समावयवी दे रहे हैं तो वह मेटा प्रतिस्थापी होगा। और यदि द्विप्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनने पर एक ही त्रिप्रतिस्थापी यौगिक से एक ही बन रहा है तो वो पैरा होगा, और 2 से एक ही बन रहा है तो वो ऑर्थो होगा। तो यदि 3 मिलके एक ही दे रहे हैं तो उन तीनों के अंदर वो समूह जो है वो मेटा स्थिति पे है। 2 मिलके एक ही दे रहे हैं तो उन दोनों में ऑर्थो स्थिति पे होगा, और यदि एक ही दे रहा है तो वो पैरा अभिविन्यास का होगा। इसको हम फिर पुनः उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। डाई एमिनो बेंजोइक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण करके उन्हें डाई एमीन में परिवर्तित करना। ये उदाहरण आपके सामने है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भी हम जैसे डाई एमिनो बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं तो डाई एमिनो बेंजोइक एसिड के जितने भी समावयवी हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए। अब उसके अंदर से 6 समावयवी जो हमें मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये, और आगे भी और देखेंगे जब उसके अंदर NH2 की स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष पैरा होगी तो उनको भी हम देखेंगे। तो ये जो त्रिप्रतिस्थापी समावयवी हैं उन त्रिप्रतिस्थापी समावयवियों का हमने विकार्बोक्सिलीकरण कराया। तो विकार्बोक्सिलीकरण कराने पर आप ये देख रहे हैं कि 2 जो समावयवी हैं इन सब में से 2 समावयवी एक ही प्रकार का आइसोमर दे रहे हैं, और ये जो 3 समावयवी हैं ये मिलके एक ही प्रकार का आइसोमर दे रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक समावयवी केवल एक अलग प्रकार का समावयवी दे रहा है त्रिप्रतिस्थापी से द्विप्रतिस्थापी में। तो ये 2 त्रिप्रतिस्थापी मिल करके एक ही प्रकार का द्विप्रतिस्थापी दे रहे हैं। यहाँ ये 3 त्रिप्रतिस्थापी मिल करके एक ही प्रकार का द्विप्रतिस्थापी दे रहे हैं, और आगे ये एक त्रिप्रतिस्थापी केवल एक ही द्विप्रतिस्थापी समावयवी दे रहा है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं इन 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड से ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड समावयवी बना तो इसके अंदर ये दोनों समूह ऑर्थो स्थिति पे होंगे, यहाँ ये मेटा स्थिति पे होंगे। क्यों? और इसके अंदर भी इस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर चूंकि ये दोनों मिलके एक ही समावयवी दे रहे हैं विकार्बोक्सिलीकरण पे, तो विकार्बोक्सिलीकरण हमें पता है कि यह COOH समूह हटता है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए इन दोनों से एक ही समावयवी मिल रहा है, जो कि ये बताता है कि यहाँ पर सिर्फ COOH हटा है CO2 के रूप में। ये दोनों समूह जहाँ हैं वह समूह यहाँ पे भी रहेंगे। तो ये ऑर्थो स्थिति का इसका अभिविन्यास निर्धारित इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ 3 तो तीनों मिलके एक ही समावयवी दे रहे हैं, तो इन तीनों में दोनों NH2 समूह एक दूसरे के सापेक्ष मेटा स्थिति पे
होंगे। इस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाता है कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव को डाई सब्स्टिट्यूटेड या द्विप्रतिस्थापी में परिवर्तित करके अभिविन्यास का निर्धारण किया जाता है। लेकिन इस विधि की भी वही कमियां जो कि कॉर्नर की विधि में पाई जाती हैं, अर्थात दोनों प्रतिस्थापी समान होने चाहिए। यदि प्रतिस्थापी समूह अलग अलग होते हैं तो द्विप्रतिस्थापी और त्रिप्रतिस्थापी समावयवी जो बनने चाहिए उनका अनुपात अलग अलग हो सकता है, या उनके अंदर बनने वाले उत्पादों की संख्या जो है उसकी मात्रा, किसी एक समावयवी की मात्रा बहुत कम मिल सकती है, जो आइसोलेट करना या जिसको विलगित करना, पहचानना संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ग्रीस की विधि को भी नकार दिया गया, मान्य करार नहीं दिया गया। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।